एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का वास था, वहां किशन नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। किशन बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत घोड़ा था जिसका नाम था बादल। बादल सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो किशन के लिए उसके बच्चे जैसा था। किशन सुबह शाम बादल को चारा पानी देता, उसकी देखभाल करता और उसे बेइंतहा प्यार करता था। बदले में बादल भी किशन के खेतों में थोड़ी बहुत मदद करता था, जिससे किशन के घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। एक दिन किशन की पत्नी राधा किशन से कहती है। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ दिनों से एक बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, मैं कह रही थी कि हमारा बादल अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। जितना चारा हम इसे खिलाते हैं, उतना ये हमें फायदा नहीं देता। अब तो ये बूढ़ा भी हो गया है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जी, मैं कह रही थी कि हम इस घोड़े को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नया जवान घोड़ा खरीद लेते हैं। कम से कम हमारे उसे चारा पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो राधा? ये मेरा घोड़ा नहीं, मेरी संतान है। और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए कह रही हो? देखिए, मैं जानती हूँ कि पशु जब घर में हो तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये काम करना भी बंद कर देगा ना राधा, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटा सा था, तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है, ये मेरे साथ ही रहेगा। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है। आंगन में बंधा हुआ बादल किशन और राधा की सारी बातें सुन रहा था। मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक काम भी नहीं दे पाता, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार हैं, वैसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगा। दिन गुजरते चले जाते हैं। किशन तो अपने बादल का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन राधा को अब घर में बंधा वो घोड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब किशन आगे पीछे होता तो राधा उस घोड़े को भला बुरा कहने लगती। ऐसे ही एक दिन राधा खुद से बोलती है। मेरे पति तो इस घोड़े को घर से निकालेंगे नहीं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा खिलाना और पानी पिलाना बेकार जा रहा है इस घोड़े के ऊपर। मुझे तो ये फूटी आंख नहीं सुहाता अपने घर के आंगन में। ये जाएगा तो कम से कम मैं कोई नया घोड़ा या बैल लेके तो आ पाऊंगी, जो मुझे खेतों में मदद देगा, और फिर उसका उपयोग करके मैं थोड़े पैसे कमा लूंगी। किशन के गांव में ही रहने वाला सुरेश नाम का एक आदमी था, जो किशन से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। दरअसल किशन एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि किशन गांव में किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा इज्जत गरीब किशन की थी, और यही चीज सुरेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि किशन की पत्नी अपने घर में बंधे हुए घोड़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो कहीं ना कहीं उस घोड़े को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन जब किशन घर पर नहीं होता है, तभी सुरेश किशन के घर जाता है और राधा से बोलता। अरे भाभी जी, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव भाई साहब? दरअसल बात यह है ना भाभी, कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे घोड़ा खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए घोड़ा चाहिए था। तभी मेरे दिमाग में आपके बादल का ख्याल आ गया। अगर आप अपने बादल को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं। बदले में मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा आपके घोड़े की। बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे ना। मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको ये घोड़ा नहीं दे सकती। किशन बादल को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ ना। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, किशन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। पर सुरेश की बातों से अब राधा के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है, और वो जल्दी से जल्दी अपने बादल को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान किशन का बादल राधा और सुरेश की ये सारी बातें सुन लेता है,
पर फिर भी किशन को कुछ नहीं कह पाता। एक सुबह जब किशन अपने बादल को पानी पिला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके बादल की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये देखकर किशन हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया क्या? राधा ने पास आकर कहा, अजी, इसे कौन क्या कहेगा? सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधा रहता है। तुम देख नहीं रही हो क्या राधा? इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हो ना हो, मेरे बादल को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप बस बेकार ही सोच रहे हैं। अरे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी? इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है ये कुछ ना कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। बस बस, अब बहुत हो गया। इतना भी ज्यादा प्यार मत जताओ अपने घोड़े से। राधा, ये बस घोड़ा नहीं है, संतान है मेरी, और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुंचता है, जहां से वो जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और अपने बादल का चेकअप करवाता है। अच्छी तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक किशन से बोलता है, आपका बादल बिल्कुल ठीक है, और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सुबह मैंने अपने बादल की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल ही घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुलाकर ले आया। चिकित्सक ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी जानवरों की आंखों में खुद से भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं चलता हूं यहां से। राधा ने किशन से कहा, आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। अरे तो क्या हो गया? कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरा बादल एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ किशन का प्यार अपने बादल के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ये सब कुछ देखकर राधा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसे ही एक दिन राधा को सुरेश का वही प्रस्ताव याद आ जाता है। राधा सुरेश से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। राधा को देखकर सुरेश बोलता है, लगता है भाभी जी आप अपने बादल को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं, तभी आई हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही भाई साहब। अब मुझे जल्दी से जल्दी उस घोड़े को अपने घर से निकालना है बस। तो ठीक है ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करो। फिर हम उस घोड़े को आपके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही सुरेश राधा को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम सुरेश चुपके से राधा को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद राधा उस नींद की दवाई को रात को किशन को खाने में मिलाकर किशन को खाना खिला देती है। दवाई खाकर किशन एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को सुरेश राधा के घर आता है। राधा बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधे बादल की रस्सी खोलकर सुरेश के हाथों में दे देती है, जिसके बाद सुरेश राधा को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहां से चला जाता। राधा, मेरा बादल कहाँ है? जी, मुझे क्या पता आपकी घोड़ा कहाँ है? आप ही ने तो रात को रस्सी बांधी थी। हाँ, रस्सी से मैंने ही बांधा था और अच्छे से बंधी भी थी, लेकिन मेरा बादल बिना बताए कहाँ चला गया? अजी, वो घोड़ा है, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर कहीं जाएगा। यहीं कहीं होगा, जाकर देख लीजिए। किशन गांव की गली गली में जाकर अपने बादल को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसका बादल नहीं मिलता है। किशन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, ना जाने मेरा बादल कहाँ चला गया। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था, और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकता है? पता नहीं किस हाल में होगा। देखिए, आप इतना रोइए मत। हो सकता है कि वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहता हो, इसलिए चला गया मौका मिलते ही। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे बादल पर पूरा भरोसा है।
आजकल इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी, आप रोना बंद कर दीजिए। अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर राधा को बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसे सुरेश द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। किशन की अपने बादल को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपना बादल कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ सुरेश किशन के बादल पर एक नया रंग कर देता है ताकि किसी को भी किशन का बादल पहचान में ना आए, और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अब करूंगा मैं असली काम। अब किशन के बादल से ही मैं किशन को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का। अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। बादल मन ही मन बोला, मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगा। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं किशन के लिए हमेशा वफादार रहूंगा। सुरेश मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं किशन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अपने बादल के चले जाने से किशन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन राधा किशन से बोलती है, जी सुनिए, अब हम घर पर कोई नया घोड़ा या बैल लाते हैं ना, उसका उपयोग करके हम खेती करेंगे। नहीं, मैं अपने घर में अब कोई घोड़ा या बैल लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरे बादल से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। किशन और राधा ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का जमींदार आता है और किशन से बोलता है, अरे किशन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसी मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो किशन, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन खेतों की रखवाली करो, वहां पर खेती करो, और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। अजी हाँ, कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका थोड़ी ना मिलेगा। जी ठीक है साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल से अपने घोड़े को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगे ना? वो दरअसल मेरे पास नहीं है। तुम्हारा घोड़ा कहाँ चला गया? बेच दिया क्या तुमने उसे? नहीं, नहीं बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गया है। जब तक घोड़ा नहीं मिल जाता तब तक मैं हाथों से ही खेत की जुताई कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते रहेंगे। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। अगले ही दिन किशन जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि जमींदार के बहुत सारे खेत थे और किशन खेती करने में बहुत अच्छा था, तो जाहिर सी बात थी कि अब खेती से किशन को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था। किशन दिन रात एक करके खेतों पर मेहनत कर रहा था। ऐसे ही एक दिन किशन जमींदार के खेतों पर काम कर रहा होता है, तब सुरेश उसके बादल को लेकर वहां पहुंचता है। लेकिन किशन रंग बदलने की वजह से अपने बादल को पहचान नहीं पाता है और सुरेश बोलता है, क्या बात है किशन? जमींदार जी की खेत खरीद लिए क्या तूने? अरे नहीं नहीं, बस मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बात है! खेती में तो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। गांव के और भी लोग बहुत अच्छे हैं, पर जमींदार ने बस तुझे ही कहा यहाँ पर खेती करने के लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? ये तो जमींदार जी की इच्छा है, उनकी मर्जी। वो किससे काम करवाते हैं नहीं करवाते हैं। सब जानता हूं मैं। इस खेती से होने वाला लाभ तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे देगा, लेकिन मैं तुम्हें ये सारा लाभ लेने नहीं दूंगा। वैसे ये घोड़ा किसका है? अरे ये तो मेरा घोड़ा है, 2 दिन पहले ही खरीद के लाया हूँ। अच्छा अच्छा, इसे देखकर मुझे अपने बादल की याद आ गई। पता नहीं मेरा बादल कहाँ चला गया है। उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये तो मेरा घोड़ा है। अच्छा, चलो चलता हूँ मैं यहाँ से। वहां से चला जाता है और अब किशन को जमींदार के खेतों पर खेती करता देखकर सुरेश को किशन से और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। सुरेश खुद से बोलता है, नहीं नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्दी इस किशन का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये फसल तो मैं बर्बाद करके रहूंगा और फिर जमींदार किशन को काम से निकाल देंगे और बदले में सारा काम मुझे दे देंगे और मैं उसे खेती से बहुत सारा लाभ दूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। सुरेश की यह सारी बातें बादल सुन रहा होता है, जो अपने आप से बोलता है, कितना दुष्ट है यह सुरेश। पहले यह मुझे किशन के घर से ले आया
और अब किशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भगवान, काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं बोलकर सबको बता देता कि सुरेश की असलियत क्या है। पर मैं क्या करूं? मैं कैसे किशन की मदद करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते चले जाते हैं। किशन दिन रात जमींदार के खेतों पर खूब मेहनत करता है और आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है। यानी कि किशन द्वारा लगाई हुई फसल पककर तैयार हो जाती है और अब उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। जमींदार किशन द्वारा की हुई खेती को देखकर बहुत खुश होता है और किशन को शाबाशी देते हुए बोलता है, बहुत अच्छी खेती की है तुमने। इस बार तो बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं और मैं चाहता हूं अब मेरे बाकी के खेतों का काम भी तुम ही संभालो। वैसे भी तुमसे ज्यादा वफादार और बढ़िया आदमी मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। जी ठीक है साहब, जैसा आप चाहे। इतना कहकर जमींदार वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरेश, जो कि छुपकर किशन और जमींदार की सारी बातें सुन रहा था, वह खुद से बोलता है, वक्त आ गया है। अब मैं किशन के बादल के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी किशन की मेहनत को बर्बाद कर दूंगा। यह फसल तो आज रात में इतने बुरे तरीके से खराब कर दूंगा ना कि सुबह जब जमींदार इस खेत का ऐसा हाल देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा किशन पर निकाल देगा और फिर वह किशन को काम से भी निकाल देगा। और ऐसे में मैं वहां पर पहुंचूंगा और किशन के हाथों से सारा काम छीनकर अपने नाम कर लूंगा। ऐसे ही उस रात सुरेश किशन के बादल को लेकर जमींदार के खेतों में जाता है और उस घोड़े पर बैठकर फसल को रौंदने की कोशिश करता है। लेकिन किशन का बादल अपने मालिक के प्रति वफादार था। वह जानता था कि यह फसल किशन की मेहनत का फल है। सुरेश उसे खींचता है, मारता है, लेकिन बादल जोर जोर से आवाज करने लगता है और खेतों पर चलने को तैयार नहीं होता। सुरेश को गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ में पड़े हुए डंडे से किशन के बादल की पिटाई करना शुरू कर देता है। किशन का बादल पूरी तरीके से दर्द में होने लगता है और वहां से भाग जाता है। सुरेश बादल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते बादल किशन के घर पहुंच जाता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। तभी किशन और राधा निकलकर घर से बाहर आते हैं और किशन बादल को देखकर बोलता है, अरे, तुम तो सुरेश के घोड़े हो ना, तो इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? बादल घर के भीतर आता है। जिस जगह किशन अपने बादल को नहलाया करता था, उस जगह जाकर खड़ा हो जाता है, जहां पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था। बादल उसमें बैठ जाता है, जिस वजह से उस पर लगाया हुआ काला रंग उतरकर बहने लगता है। ये देखकर किशन हैरान हो जाता है। इसके बाद किशन एक के बाद एक बाल्टी भरकर उस घोड़े पर पानी डालता है और आखिरकार किशन को अपने बादल की पहचान हो जाती है और वह उसे गले लगाकर बोलता है, अरे, तुम तो मेरा बादल हो। मैं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम बिना बताए कहां चले गए थे और तुम्हारा यह हाल किसने किया? बादल जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगता है। तभी किशन बोलता है, क्या बात है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई परेशानी में है? किशन की यह बात सुनकर बादल अपना सर हाँ करके हिलाने लगता है। जिसके बाद बादल किशन को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंचता है, जहां पर सुरेश हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने वाला था। तभी बादल जल्दी से भागकर जाता है और सुरेश पर वार करता है, जिससे सुरेश के हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है और किशन बोलता है, यह सब तुम क्या कर रहे हो सुरेश? जानते भी हो कि फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये घोड़ा तुम्हारे पास कहां से आ गया? इसका काला रंग उतर कैसे गया? इसका मतलब कि मेरे बादल पर काला रंग तुमने किया था। इतने दिनों से तुम मेरे बादल को लेकर घूम रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। सच सच बताओ सुरेश कि पूरी बात क्या है, वरना मैं अभी अभी जमींदार को बुलाकर तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। जमींदार के डर से सुरेश किशन को सारी बातें बता देता है। किस तरह उसने उसके बादल को घर से निकाला
और राधा ने उसमें उसका पूरा साथ दिया। गुस्से में बौखलाया हुआ किशन सुरेश और अपने बादल के साथ घर पहुंचता है, जहां राधा किशन का इंतजार कर रही होती है। किशन राधा की गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है और उसे सारी बात बताता है और बोलता है, राधा, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, ये घोड़ा मेरे लिए मेरी संतान के बराबर है, और तुमने मेरी संतान को चंद पैसों के लिए इस लालची आदमी को बेच दिया। राधा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं बहक गई थी। अरे, सीखो कुछ इस बेजुबान घोड़े से। ये कितना वफादार है। ना जाने कितना कष्ट सहा होगा इसने सुरेश के हाथों, लेकिन फिर भी इसने जमींदार के खेतों को बर्बाद करने में सुरेश का साथ नहीं दिया। और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। लेकिन इस घोड़े ने कष्ट सहने के बाद भी मेरे साथ वफादारी की। बोलो, क्या अभी भी मेरा इस घोड़े से प्रेम करना गलत है? किशन की यह बात सुनकर राधा का सर शर्म से झुक जाता है और सुरेश भी वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद फिर कभी भी किशन को या उसके बादल को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता। सारी घटना के बाद राधा भी बादल की वफादारी से भली भांति परिचित हो जाती है और अब किशन की तरह ही राधा भी बादल को अपनी संतान बराबर ही प्यार करने लगती है।